जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो फटाफट सेशन को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से सेशन ज्वाइन करिए। 7 और 8 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे और करंट अफेयर्स की क्लास के बाद जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनकी जीएस की क्लास जो है वो शुरू की जाएगी। तो आपके सामने आई होप कि आपको स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही होगी और आपको जो भी डाउट है आप लाइव सेशन के दौरान जो है वो डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और एप्लीकेशन पर हमारी लाइव क्लासेस जो है वो कंडक्ट की जाती हैं। सो जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, सभी के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है और सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लासेस की डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। और हमारी पॉलिसी ये है, जैसे कि आप ये रेड बॉक्स में देख सकते हैं, कि 80% क्वेश्चंस हमारे दिए गए नोट्स और क्लासेस से नहीं आए तो आपकी पूरी फीस वापस। तो आज हम कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, एनसीआरबी की क्राइम रिपोर्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, पता लगेगा कि देश में क्राइम की स्थिति किस प्रकार की है। तो आप आगे चल के आईपीएस ऑफिसर्स बनेंगे तो आपको इस प्रकार की रिपोर्ट्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर लॉबिंग क्या होती है। लॉबिंग बेसिकली कुछ ऐसे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसे लोग होते हैं या ऐसा कोई संस्था होती है जो बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारे पॉलिटिशियंस है, लेजिस्लेचर्स हैं, तो उनकी बातों को काटते हैं। राइट, मतलब अपनी बात सामने रखते हैं। इन्फ्लुएंसिंग पावर उनकी काफी ज्यादा होती है, पॉलिटिशियन से ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है इनकी। तो ये लॉबिंग होता है, तो इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए, गरबा आप जानते ही हैं, नवरात्रि के समय पर ये फेस्टिवल, गरबा फेस्टिवल हम लोग को देखने को मिलता है। तो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में गरबा शामिल हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग कवर करेंगे। ये प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। फिर दो कानून के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। देखो, ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट कानून नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। एक रिजर्वेशन से रिलेटेड और एक सीटों से रिलेटेड। तो आपको करंट सीट जो है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जम्मू एंड कश्मीर में आज की डेट में करंट सीट जो है वो कितनी है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब ये जेमिनी, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि गूगल का लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट है एक जेमिनी करके, बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ये टेक्नोलॉजी बेस्ड हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे। फिर जामुन के पेड़ पर आइसर भोपाल ने जो है वो जीनोमिक्स बना दिया, यानी कि प्रॉपर उसकी सीक्वेंसिंग कर दी है इसके जीनोम की, जामुन के पेड़ की। क्योंकि जामुन का पेड़ जो है, या जामुन जो है, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी काफी सारी, यानी कि काफी सारी ऐसी उसकी, मतलब आप कह सकते हैं क्वालिटी है कि जिसको जामुन को खाकर काफी सारी बीमारियां तक जो है वो ठीक होती हैं। तो उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करने के लिए उसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो है वो की गई है आइसर भोपाल के द्वारा। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जापान और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर जो है वो ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है वो तैयार किया है, जो कि रेन्यूएबल एनर्जी जो है वो या क्लीन एनर्जी में बोलो, क्लीन एनर्जी जो है वो जनरेट करेगा। क्योंकि आज की डेट में ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से जो है वो ऊर्जा डेवलप की जाएगी। फिर आईबीएम का लेटेस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सब टॉपिक्स हैं आज के गाइस, जो एक एक करके हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो एनसीआरबी की लेटेस्ट क्राइम रिपोर्ट के बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो एनसीआरबी जो है वो कह रही है कि अप्रोक्सीमेटली 4.5% की गिरावट आई है क्राइम के रजिस्ट्रेशन में। जो कॉग्निजेबल क्राइम्स, जो हम लोग को संज्ञेय अपराध जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, गंभीर अपराध जिसमें बेल जो है वो नहीं दी जाती है, तो उन केसेस में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि गिरावट आई है 4.5% की 2021 के कंपैरिजन में, 21 की तुलना में। और सबसे सेफेस्ट सिटी इंडिया के अंदर कोलकाता बताई जा रही है, उसके बाद पुणे और फिर हैदराबाद, एनसीआरबी के अकॉर्डिंग, इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। क्राइम रेट में गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि 2021 में 446 से 2022 में 422 का ड्रॉप हम लोग को, यानी कि पर 1 लाख पॉपुलेशन, मतलब ये जो बात की जा रही है ना कि 1 लाख की आबादी में कितने लोगों के साथ क्राइम होता है, या कितने लोग क्राइम में फंस जाते हैं या क्राइम का शिकार हो जाते हैं, यानी कि इन्वॉल्व रहते हैं। तो हर 1 लाख में 2021 में था 446 लोग इन्वॉल्व थे, अब 2022 में 422 हुआ है। हर 1 लाख की पॉपुलेशन में, ये चीज ध्यान में रखना। और आपको ऑलरेडी पता है आज की रेट में ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन क्राइम कितना ज्यादा हो रहा है। तो साइबर क्राइम जो है बताया जा रहा है कि 64%
केसेस जो है वो साइबर क्राइम के हम लोग को देखने को मिले, जिसमें 24% की बढ़ोतरी हुई है, 64% केसेस। देन मेजर कॉज जो है वो सुसाइड का क्या है ये भी बताया इस रिपोर्ट के अंदर कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, तो फैमिली प्रॉब्लम के कारण, मैरिज प्रॉब्लम के कारण, कुछ लोग का दिवालिया हो जाता है, बैंक्रप्सी हो जाती है, इंडेटनेस हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। कुछ लोग को जॉब नहीं मिलती है, कुछ प्रोफेशनल इश्यूज होते हैं, कुछ लोग बीमारी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये कुछ मेजर कारण इन्होंने बताया है कि आत्महत्या के क्या 2022 में नजर आए। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिला कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा सुसाइड के केसेस देखने को मिले, फिर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना। फिर इसके अलावा बताया ये भी गया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट भी हम लोग को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के अंदर क्राइम जो है वो देखने को मिला, राइट। फिर ये चीज बताई गई महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है 4% की। ये सबसे गलत बात है, जिसमें गिरावट होनी चाहिए उसमें बढ़ोतरी हो रही है, बहुत गलत बात है। फिर आगे की चर्चा करें, सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसमें फिजिकल हार्म इन्वॉल्व था, यानी कि उनको मारा पीटा गया था, शारीरिक क्षति पहुंचाई गई थी, चोरी, लूट, जालसाजी, चीटिंग, फ्रॉड, धोखाधड़ी, तो ये सब चीजें शामिल हैं जो सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट जो क्राइम होता है। सीनियर सिटीजन भोले भाले से होते हैं, सब पे भरोसा कर लेते हैं, जो उनके थोड़े से पैर क्या दबा ले, हाथ क्या दबा ले, कुछ दिन वो भरोसा कर लेते हैं, अच्छे से बात क्या कर ले, भरोसा कर लेते हैं। तो इसी भरोसा का कुछ खराब लोग जो है फायदा उठाते हैं और उसके कारण से तकलीफ झेलनी पड़ती है हमारे देश के बुजुर्गों को। फिर ये बताया गया कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा केसेस एनिमल अटैक किया है, जानवरों को जो है वो मारा गया, गलत बात है। फिर उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसी स्टेट में एनिमल अटैक्स हम लोग को जो है वो देखने को मिले, जानवरों के हमले। फिर आगे की जो है वो चर्चा करें, अब स्टेट के अगेंस्ट, मतलब राज्य के अगेंस्ट या सरकार के अगेंस्ट जैसे जो अपराध होते हैं ना, तो उसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि 2022 में अपराध बढ़े, लोग जो है वो सरकार के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, राइट। कुछ लोग जो है वो PIL फाइल कर देते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। बट हालांकि हमने ये चीज देखी कि सेडिशन का जो मामला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेडिशन IPC की 124A धारा है, सेक्शन 124A, तो ये चीज आपको याद भी रखनी है। तो सेडिशन का जो मामला होता है उसमें होता यह है कि जो भी इंसान सरकार के अगेंस्ट बात करता है तो उसके खिलाफ सेडिशन के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, राजद्रोह का इसको जो है वो कहा जाता है, राजद्रोह, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर केरला, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा चार्जशीट जो है वो फाइल की गई। चार्जशीट मतलब जैसे आपको पता है कि पुलिस वाले जो होते हैं वो किसी भी क्रिमिनल को जब अरेस्ट करते हैं तो कोर्ट में चार्जशीट जो है वो प्रस्तुत करते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो एक क्वेश्चन है कि मेजोरिटी ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस NCRB की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको लग जाएगा कि आज की डेट में जो है वो आर्थिक अपराध क्या होते हैं। मतलब इन चारों ऑप्शन, आज के में तो फ्रॉड और चीटिंग होती है, और बाकी क्रिमिनल बीच ऑफ चीटिंग और फ्रॉड, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। लेट हो गया आज? अरे जब वो काम हम कर रहा था तो लोग के पापा मम्मी नहीं है, तो फिर मैं सुबह 11 घंटे सो गया। कहाँ से लगे थे? अब वो गए तमिलनाडु। अच्छा, तो वो युवराज नहीं आया, युवराज क्या कर रहा है, कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा? बात करके पूछना, मतलब पूछ रहे थे कि सर कंटिन्यू करना है कि नहीं। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। लॉबिंग, तो आपको ऑलरेडी पता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 कहां पर चल रही है? दुबई, राइट। तो इस लॉबिंग जो है वो क्या होती है इसको हम लोग जो है वो समझेंगे। तो पहली चीज ये क्या है, ये एक एक्ट है, ये एक कार्य है, किसके द्वारा किया जाता है, इंडिविजुअल या ग्रुप्स के द्वारा, जिसमें ये क्या करते हैं, जो इन्फ्लुएंस डिसीजन जो होते हैं, मतलब जैसे कि कुछ, एक सिंपल शब्दों में समझो, एक पॉलिटिशियन है वो कोई डिसीजन लेना चाहता है, और कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप है वो पॉलिटिशियन के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब जैसे वो एक चीज बोल रहा है कि हाँ, तो इन लोग बोलते हैं नहीं, मतलब इस वाली चीज, यानी कि ये पॉलिटिशियन बोल रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर खर्चा करना है, ये ग्रुप बोलता है नहीं, फॉसिल फ्यूल पर खर्चा करो, इन्वेस्टमेंट फॉसिल फ्यूल पर करो। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। देखो, individual or groups attempting to influence decisions made by government officials or legislator, ये लॉबिंग जो है वो व्यक्तियों या समूह का कार्य है, यानी कि कार्य एक एक्ट है जो सरकारी अधिकारियों या विधायकों द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। यानी कि जो भी पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डिसीजन लेते हैं, उन डिसीजन को जो है वो अफेक्ट करता है, चेंज करने का काम करता है।
इसका पर्पस कैन इन्वॉल्व प्रमोटिंग स्पेसिफिक पॉलिसीज, इसमें पॉलिसीज को प्रमोट किया जाता है, सपोर्ट या अपोज किया जाता है कानून को, लेजिस्लेशन को, या सपोर्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को, तो ये होती है लॉबिंग। अब हुआ ये, हम लोग को ये चीज देखने को मिली कि 2456 2456 फॉसिल फ्यूल लॉबिलिस्ट, तो फॉसिल फ्यूल यानी कि जो कोयला, कोल माइंस और इन सब के जो होते हैं ना, जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट, जो जैसे कोल माइन का कोई वो है, ओनर है, राइट, इस टाइप के लोग, ये लोग, इन लोगों ने क्या किया, काफी सारे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनको 7 से भी ज्यादा बार जो है वो रिप्रेजेंट किया। मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो 7 ये लॉबिलिस्ट आपको नजर आएंगे, और वो भी फॉसिल फ्यूल सेक्टर के अंदर ही है, राइट। मतलब ये बहुत, और वो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के अंदर ये चीज हुई है, तो ये चिंता वाली बात है। किस तरीके की चिंता वाली बात है? आज की डेट में पूरी दुनिया किस चीज पर फोर्स कर रही है? रेन्यूएबल एनर्जी पर, कि हमें रेन्यूएबल एनर्जी पर काम करना है। अब अगर कोई फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री से इतने ज्यादा लोग आएंगे तो वो किस चीज को सपोर्ट करेंगे? फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री से फॉसिल फ्यूल को करेंगे, बोलेंगे भैया मुझे तो अपनी माइनिंग पे मैंने खर्चा करना है ना, तो ये चीज है। तो 2023 में अब 2023 हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड रहा है, और हॉटेस्ट ईयर का मतलब क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट काफी ज्यादा है, टेम्परेचर लेवल राइज हो रहा है, और फॉसिल फ्यूल लॉबिलिस्ट जो है उनको और भी ज्यादा पासेस मिल गए, कंबाइंड गिवन टू 10 कंट्रीज, यानी कि 10 कंट्रीज को जितने पासेस नहीं दिए गए उससे ज्यादा पासेस फॉसिल फ्यूल लॉबिलिस्ट को जो है वो दे दिए गए। अब देखिए एथिकल इशू यही आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, भाई डिसीजन मेकर चाह रहे हैं मतलब वो ओवर है क्लाइमेट चेंज के लिए काम हो, इन लोग चाहेंगे क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट काम हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है ट्रेड एसोसिएशन के थ्रू, राइट। फॉसिल फ्यूल जायंट्स यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी जो फॉसिल फ्यूल वाली है, तो वो इन्फ्लुएंस जो है वो कर रही है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है, राइट। क्लाइमेट प्लेजेस जो है वो पर्याप्त नहीं, प्लेजेस मतलब संकल्प, भाई क्लाइमेट को लेकर, जलवायु को लेकर जो संकल्प किया कि हम एमिशन को रिड्यूस करेंगे, तो वो अपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि भाई आज की डेट में जो संकल्प लिए जा रहे हैं वो संकल्प बना तो गए, दिए गए हैं, बट उसको इफेक्टिव कैसे लेकर आना है, उसको अकाउंटेबल कैसे बनाना है, वो कहीं नहीं लिखा। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर इशू। तो ये चीज यहां पर जो है वो हम लोग को देखने को मिली। और इसके अलावा प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स फॉसिल फ्यूल इन्वेस्टमेंट इंस्टेड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। देखो ये एक एथिकल कंसर्न है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर पैसा लगाने की जगह फॉसिल फ्यूल पर जो है वो पैसा लगा रहे हो, राइट। तो ये बहुत गलत चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, और आज की डेट में इन सब इशू को रिजॉल्व करने की सख्त आवश्यकता और ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्लाइमेट डिस्कशन में लाने की सख्त आवश्यकता है। तो देखिए कितने फॉसिल फ्यूल लॉबिलिस्ट जो है वो प्रेजेंट थे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के अंदर, किक बिग पोल्यूटर्स आउट कोलिशन एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर है बी, 2456। अब एक फैक्ट आपको जो है वो ध्यान में रखना है कि गरबा जो है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गई है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो है वो शामिल हो गई है। अब कोई भी यूनेस्को की लिस्ट में कोई कल्चर, फेस्टिवल, इस प्रकार की चीजें शामिल होती है, तो दैट मींस ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसको प्रिजर्व करना, राइट, प्रोटेक्ट करना, संरक्षित करना, राइट, क्योंकि उसको लिस्ट में शामिल कर दिया तो उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि भाई वो लुप्त ना हो जाए, ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे, उसको प्रमोट किया जाता है उस प्रैक्टिस को, राइट। और गरबा के बारे में आप जानते हैं कि 9 दिन का नवरात्रि फेस्टिवल होता है, उस समय पर गरबा जो है वो कंडक्ट किया जाता है। और गरबा के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि लोग घर में खेलते हैं, टेंपल के कोर्टयार्ड में खेलते हैं, पब्लिक स्पेस में, गांव में, अर्बन स्क्वायर्स में, चौराहे वगैरह में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, स्ट्रीट्स में, बड़े बड़े ग्राउंड्स में जो है वो खेला जाता है। और गरबा जो है वो 15वां कल्चरल एलिमेंट इंडिया के अंदर बन गया है, जिसको यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। और फिर एक और नाम आपको ध्यान में रखना है, ये आप देखो, गरबा तो पता है हम लोग को गुजरात से एसोसिएटेड है ना, केरला से एसोसिएटेड एक केरला का संस्कृत थिएटर है जिसको बोलते हैं कूडियट्टम। कूडियट्टम जो है वो, कूडियाट्टम, ये चीज ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। केरला का एक संस्कृत थिएटर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, ये भी एक और मतलब वो है कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला एक और चीज। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और अब क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिया गया है, क्वेश्चन ऑप्शन देखकर आंसर नहीं बोलना है। बताइए क्या होगा करेक्ट? रामलीला, एग्जैक्टली। रामायण से एसोसिएट क्या है? रामलीला है ना भाई। अब पूछो क्या पूछ रहे थे? मैं बोल रहा था कि इसको जरूरत तो थी नहीं, जब इसमें ऐड करनी। किसको? गरबा को? क्यों क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मतलब गुजरात से ज्यादा गरबा तो भोपाल में खेला गया था। देखो बात वो नहीं होती है, बात
हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के जो भी फेस्टिवल इंटरनेशनल हेरिटेज लिस्ट में आएंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल है ना वो बात। हमेशा जो चीज दिखती कई बार होती नहीं है, लिस्ट में शामिल करने का मतलब उसकी यूनिकनेस है, उसके कल्चर से जुड़ी चीजें कि नहीं भाई ये शामिल हुई, कभी नहीं मिटनी चाहिए। अब गाइस दो कानून के बारे में हम लोग बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। मैं आपको पहली चीज क्लियर कर दूं, ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको दो फैक्ट ध्यान में रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में आज की डेट में जो है वहां की विधानसभा में कितनी सीट हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, तो इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये दो बिल हैं। और पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि विधानसभा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, स्टार्टिंग में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 100 मेंबर्स हुआ करती थी, यानी कि 100 सीटें हुआ करती थी, और 1988 में 111 सीट हो गई। फिर 24 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड सीट जो है वो 1988 में कैलकुलेट जो है वो नहीं की गई थी, राइट। फिर 1998 के बाद 87 कंटेस्टेबल सीट जो है वो शामिल की गई, जिसमें से 4 जो थी वो लद्दाख की हम लोग को जो है वो देखने को मिली थी। अब आपको जो याद रखना है मैं आपको बताता हूं कि जब डीलिमिटेशन हुआ 2020 में, यानी कि जब फिर से सीट जो है वो बनाई गई कि कौन सी लोग मतलब इसकी लोकसभा की कितनी सीट होंगी, राज्यसभा से कितनी, और ये विधानसभा की वहां की कितनी होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो अब फाइनलाइज हुआ है कि 114 सीट है आज की डेट में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाली सीट्स जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको ये 114 का फिगर ध्यान में रखना है। अब जो नया बिल जो अमेंडमेंट आया है, तो अमेंडमेंट ने बोला कि देखो रिजर्वेशन जो है वो करना है, राइट। 114 सीट जम्मू एंड कश्मीर असेंबली की कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, यानी कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व की जो है वो की जाएगी, जो कश्मीरी है स्पेशली। दूसरा, जो लोग जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से हटाए गए थे और जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो उनके लिए 3 लोगों के लिए सीट जो है वो रिजर्व करने का एक नया कानून हम लोग को देखने को मिला। फिर इसमें कुछ टर्म्स जो है वो चेंज कर दिए गए, जैसे ओबीसी जो होता है ना, अदर बैकवर्ड क्लास, उसको हटाकर वीक और अंडर प्रिविलेज क्लास जो है वो रख दिया गया, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को हटाकर कमजोर और वंचित वर्ग, ये नाम शामिल जो है वो कर दिया गया। अब बस सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर बता दो, कितनी सीटें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर विधानसभा में? हाँ 114, 114। अब ये जेमिनी, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जेमिनी क्या है? एक गूगल का लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जेमिनी। तो जेमिनी जो है उसको डिजाइन किया गया है कि वो बिल्कुल ह्यूमन लाइक बिहेवियर रखेगा, राइट। और उसके पर्पस मतलब किस प्रकार के हमें, यानी कि गूगल का आपको पिक्सल ही पता है, गूगल का पिक्सल है, तो गूगल का पिक्सल 8 प्रो में, और चैट बॉट गूगल के ही हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, चैट जीपीटी की अगर हम जो है वो बात करें और चैट बॉट की हम बात करें, जैसे आज की डेट में गूगल पे सर्च करते हैं तो जनरेटिव एआई जो है वो पहले आपको दिखा देता है, तो उसमें अब इसको जो है वो शामिल किया जा रहा है, ह्यूमन लाइक बिहेवियर को बेसिकली और एक्सपेंड करने के लिए, राइट। इसमें 2 वर्जन है, एक नैनो वर्जन, एक प्रो वर्जन है, और आगे चल के अल्ट्रा वर्जन भी जो है वो लेकर आएंगे। इसका नाम ही रख दिया है अल्ट्रा वर्जन, अल्ट्रा मॉडल का आगे चल के लाएंगे। मैथ्स और फिजिक्स में बहुत बेहतरीन जो है वो काम करेगा, बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करेगा। और जो लेस सोफिस्टिकेटेड वर्जन जो है वो नैनो और प्रो जो है वो गूगल के एआई पावर्ड चैटबॉट बार्ड में और पिक्सल 8 प्रो में जो है वो इंस्टॉल कर दिया जाएगा। हाँ उसमें जो है वो लाया जाएगा, मतलब उसमें अपग्रेड जो है वो कर देंगे वाली सॉफ्टवेयर। अब देखो उसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्ट्रा मॉडल गूगल की एआई प्रोजेक्ट जेमिनी के अंदर जो है वो क्या है, उसका नाम ही अल्ट्रा है, ठीक है। अब हमारी आइसर भोपाल के अंदर जो आइसर है, उसने जामुन के पेड़ की जेनेटिक सीक्वेंसिंग कर दी है। जैसे आपने वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग का नाम जो है वो सुना होगा, हमने पहले भी पढ़ा होगा। जीनोम जो होता है वो क्या होता है? व्हाट इज जीनोम? जीनोम किसको बोलते हैं? अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, जो मैंने आपको बताया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जामुन के पेड़ का जो है वो कंप्लीट जीनोम की सीक्वेंसिंग कर दी है। अब सीक्वेंसिंग से ये चीज पता लगती है कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्योंकि देखो एक जीनोम के अंदर, जैसे अपन ह्यूमन के जीनोम की बात करें तो समझाने के लिए, एक इंसान के सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक वो कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसको कोई डिजीज तो नहीं है, वो सब चीज उस जीनोम के अंदर अवेलेबल रहती है। यानी कि जीनोम जो होता है वो एक ह्यूमन बॉडी का प्रॉपर वो रहता है, आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर रहता है, जो उसको पूरा बता देगा कि ए टू जेड की ह्यूमन बॉडी में क्या है, उसका व्यक्ति का कलर कैसा है, व्यक्ति का वेट क्या था, व्यक्ति की हाइट क्या थी, व्यक्ति के बाल का कलर क्या था, हर चीज तो ये जीनोम के अंदर जो है पता लग जाती है। तो वैसे ही अब जामुन का पेड़ किस लिए जाना जाता है? अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के कारण। तो अब इस पर्टिकुलर पेड़ की जेनेटिक जो सीक्वेंसिंग हुई है, उससे इस पेड़ से क्या क्या फायदा मिल सकता है, यानी कि जामुन के जो फ्रूट आता है, आप खाते होंगे, मैं भी खाता हूँ, जामुन पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, तो उससे जो है वो क्या क्या फायदा हम जो है वो निकाल सकते हैं, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
तो आइए हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। देखो पहला पॉइंट यही लिखा है कि जामुन की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट, जामुन के अंदर जो औषधीय गुण जो है, तो उनको ध्यान में रखते हुए इसकी सीक्वेंसिंग जो है वो की गई है। और रिसर्च टीम ने उपयोग किया ऑक्सफोर्ड नैनोपोर और 10x जीनोमिक सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस चीज के लिए। फिर एनालिसिस के अंदर ये चीज हम लोग को जो है नजर आई कि ज्यादा मात्रा में कोडिंग जीन्स जो जामुन जीनोम के अंदर हमें देखने को मिल रही है, वो क्या सजेस्ट कर रही है, नियोपॉलीप्लॉइडी इवेंट को। तो ये नियोपॉलीप्लॉइडी इवेंट क्या है, ये चीज शायद यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, मतलब ज्यादा चांसेस नहीं बट फिर भी पूछ सकती है, तो आप थोड़ा ध्यान में रखना। नियोपॉलीप्लॉइडी, इसका मतलब ये होता है कि पॉलीप्लॉइडी जो है वो उसके अंदर अवेलेबल है, किसके अंदर, जामुन के अंदर, जामुन के डीएनए में, राइट। तो इसमें अब ये पॉलीप्लॉइडी जो है वो एक कंडीशन है जिसमें हम लोग को मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है। यानी कि अब देखो डीएनए के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। स्टडी ने सजेस्ट किया कि जामुन जीनोम जो है वो नियो पॉलीप्लॉइडी इवेंट से जो है वो गुजरा, मतलब उसके अंदर मल्टीपल क्रोमोसोम्स है, राइट। जैसे कि आप ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 होते हैं ना, 23 हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो वैसे ही इसमें मल्टीपल क्रोमोसोम्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। अब जामुन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये एंटी डायबिटिक होता है, डायबिटीज के पेशेंट्स को देना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट हम लोग को ये देखने को होता है, स्किन वगैरह के लिए भी काफी अच्छा होता है। जिन लोग को एंटी इंफ्लेमेटरी डिजीज होती है, जैसे मैं हूं, मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो वो एंटी इंफ्लेमेटरी डिजीज यानी कि हमारे खुद के जो इम्यून सिस्टम है उस पर अटैक करती है हमारी खुद की बॉडी, तो वो उस पर जो है वो काफी हेल्प करता है। अब देखो पॉलीप्लॉइडी क्या है एक्चुअली में, तो ये कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं उनको पॉलीप्लॉइडी जो है वो कहा जाता है। ये टर्म थोड़ा सा ध्यान में रखना, जिसके कारण सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, दैट्स इट। तो ये चीज जामुन के फ्रूट में जो है वो या पेड़ में जो है वो देखने को मिली। अब बताइए आप कौन सी सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया आइसर भोपाल के रिसर्चर्स ने जामुन के पेड़ की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, क्या सी है इसका करेक्ट आंसर, ऑक्सफोर्ड नैनोपोर और 10x जीनोमिक्स, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। अब ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर किस चीज में हेल्पफुल होता है बताओ, इससे क्या हम बना सकते हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर। अब देखो बॉम्ब्स इज अ डिफरेंट थिंग, राइट, बट हम आज की डेट में ऑब्वियसली बात है कि बॉम्ब बनाने के लिए अब कोई साइंटिस्ट रिसर्चर काम नहीं कर रहा, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर रहता है। कोई भी कंट्री बॉम्ब बनाने इस तरीके से बॉम्ब बनाएगी तो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वो बना ही नहीं सकती है। पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, तो JT60SA ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो जापान और यूरोपियन यूनियन का ज्वाइंट प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये फैक्ट ध्यान में रखना, जापान और यूरोपियन यूनियन इन्होंने मिलकर JT60SA पर काम करना शुरू किया है। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT60SA जापान के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, और क्लीन एनर्जी अचीव करने में ये बिल्कुल मतलब वो है, सक्सेसफुल है कि ये क्लीन एनर्जी जो है वो अचीव कर सकता है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को, लिमिटलेस पावर सोर्स ये हम लोग को देखने को मिल सकता है। फिर उसके अलावा इवन एक और लार्ज फ्यूजन रिएक्टर, यानी कि इससे भी बड़ा, अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा ये है, इससे भी बड़ा जो है वो फ्रांस के अंदर जो है वो तैयार हो रहा है। 2025 में कह रहे हैं कि वो तैयार, मतलब उसका ऑपरेशन जो है वो बिगिन हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। बता दीजिए इसका सिंपल सा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो इस प्रोजेक्ट का क्या है, JT60SA क्या है, बी, सी है ना, क्लीन और ये लिमिटलेस पावर जो है वो जनरेट करना। अब IBM का लेटेस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, तो आपको पता है कि सुपर कंप्यूटर्स में ये हम लोग को देखने को मिलता है कि उपयोग में किए जाते हैं ये सब चिप्स वगैरह। हाँ आते रहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो आपको कॉन्डोर का नाम ध्यान में रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आएगा कॉन्डोर क्या है, तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, राइट, IBM के द्वारा जो है वो तैयार की गई। ये बेसिकली अभी तक 1000 क्यूबिट माइलस्टोन की चिप हुआ करती थी, अब ये 1121 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट हम लोग को देखने को मिल रही है। अब क्यूबिट जो है वो क्या होता है, क्वांटम बिट इसको, इसका नाम है, जिसको हम लोग क्यूबिट जो है वो बोलते हैं क्वांटम बिट।
ये बेसिक यूनिट है क्वांटम इंफॉर्मेशन की, क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर। अब जैसे आपको पता है कंप्यूटर की लैंग्वेज 0 और 1 होती है, 0 या 1, ये दोनों पे काम करती है। बोथ 0 1 दोनों पे साइमल्टेनियसली काम करती है, यानी कि कंप्यूटर का ऑपरेशन, कैलकुलेशन बहुत तेज, बहुत स्पीड में जो है वो हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ कि जो जितनी भी कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स है, कैलकुलेशंस है, वो बहुत जल्दी जो है वो रिजॉल्व कर सकती है ये। बट इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके साइज के कारण जो है हम लोग को ये चीज देखने को मिल रही है कि शायद कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी ये कर दे, एरर जो है वो कर दे। तो उसको दूर करने के लिए अभी कुछ चीजों पर काम किया जा रहा है, प्लानिंग कर रही है आईबीएम कि वो क्वांटम लो डेंसिटी पैरिटी चेक जो है वो एरर करेक्शन स्कीम जो है वो कंडक्ट करेगी, जिससे कि इनके एरर जो है वो कम से कम हो। बताइए सर क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या है? बी नहीं, सुपर पोजिशनिंग ऑफ स्टेट्स। मेन एडवांटेज ये होता है क्यूबिट्स का, क्लासिकल क्यूबिट्स के ऊपर फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड नहीं है, सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट्स। उसका स्टेट जो है वो अलग है, इसका स्टेट अलग है ना, वो 1000 0 और 1, और ये बोथ अपन को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, 0 और 1 और बोथ से। तो सुपर पोजिशनिंग ऑफ स्टेट, एक स्टेट 0 है एक स्टेट 1 है, अब ये दोनों पर जो है वो साइमल्टेनियसली काम करती है, सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम 5 मिनट के अंदर बस जीएस की क्लास जो है वो शुरू कर रहे हैं।